हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग की कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ जो प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुकी हैं और अलग अलग स्टेट के जो बोर्ड्स हैं उनमें भी आ चुकी हैं। तो ये सारी केस स्टडीज़ आज हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का हमने पार्ट 1 कवर कर लिया जिसमें हमने टोटल 6 केस स्टडीज़ कराई थी। और जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दिया जाए कि इस चैनल पे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ मेनली कवर कराई जाती है और पूरी कवर करा दी गई है फॉर द 2024 स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑफ क्लास 12th। और साथ ही साथ अब हमने एक नई प्लेलिस्ट शुरू की है जिसका नाम है केस स्टडीज़ प्लेलिस्ट, जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो भी केस स्टडीज़ आई हैं अभी तक सीबीएसई या फिर अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में, उनको हम यहाँ पे लाते हैं हर एक पर्टिकुलर चैप्टर की। सो ऑल एंड ऑल आप ये समझ लो कि हमारे चैप्टर का जो मेन मोटिव है वो है बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 तक पहुँचाना। तो अब इसके बाद जब हमारी केस स्टडी प्लेलिस्ट ख़त्म होगी तो शायद मैं अब एमसीक्यू प्लेलिस्ट भी निकालूंगा एक, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पेपर में आए हुए हैं और जो आपकी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे उनकी भी एक प्लेलिस्ट लाऊंगा। लेकिन अभी पहले हम केस स्टडी की प्लेलिस्ट जब सारे चैप्टर्स की ख़त्म कर देंगे उसके बाद, ठीक है। तो प्लीज़ यार बहुत मेहनत चल रही है आपके लिए बिज़नेस स्टडीज़ में आपको 100 आउट ऑफ 100 प्रोवाइड कराने के लिए, और बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे डाला जा रहा है। तो प्लीज़ चेक आउट दिस चैनल और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना क्योंकि वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड हो रही हैं। तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब करो क्योंकि ये मोटिवेशन प्रोवाइड करता है मुझे भी, ताकि मैं रेगुलरली वीडियोस बना सकूं। और मैं जानता हूं कि बिगनिंग में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो जो लोग भी आ रहे हैं इस चैनल पे प्लीज़ कनेक्ट टू मी एंड कहीं ना कहीं आपको एक फ़ील आ रहा होगा कि हाँ यार हमारे जैसा ही कोई एक इंसान हमारे लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज़ अप्रिशिएट दोज एफर्ट्स। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज बेसिकली मैं लॉन्ग केस स्टडीज़ लाया हूँ जिसमें हम इस वीडियोस के अंदर सिर्फ 3 केस स्टडीज़ कवर करेंगे एंड ऑल एंड ऑल हमारी ऑर्गेनाइजिंग की सारी केस स्टडीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं केस स्टडी नंबर 1 पे। A company XYZ Limited manufacture cosmetics which has enjoy a prominent position in business model has grown in size। यानी कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड नाम की जो मैन्युफैक्चर करती है कॉस्मेटिक्स का सामान, जो इन्जॉय कर रही है एक प्रोमिनेंट पोजीशन, यानी कि मार्केट में उसकी एक बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है कॉस्मेटिक्स की फील्ड में। और अब वो सोच रही है कि क्यों ना वो ग्रो करें अपने साइज़ को, ठीक है। इट्स बिजनेस वॉज वेरी गुड टिल 1991, but after that a new liberalized environment has seen entry of many MNCs in the sector। उनका बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा था XYZ लिमिटेड का जो बिज़नेस था, लेकिन जब तक 1991 तक ही उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। पर जैसे ही 1991 के बाद आपको पता है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, जैसे कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो उसके बाद से एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा डायनामिक हो गया क्योंकि बहुत सी एमएनसीज़ की एंट्री हो गई उनकी इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। विद दैट द मार्केट शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड डिक्लाइंड। द कंपनी हैज़ फॉलोड अ वेरी सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल विद डायरेक्टर्स एंड डिविजनल हेड्स टेकिंग माइनर डिसीजन। यानी कि 1991 से पहले जब कंपनी को सक्सेस मिल रही थी तो वो एक ऐसा मॉडल फॉलो कर रही थी जिसमें उन्होंने अपनी बिज़नेस के अंदर जो जो बिज़नेस मॉडल था वो उनका सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज का मतलब कि सारी पावर्स टॉप लेवल के हाथों में थी, जबकि डायरेक्टर्स और डिविजनल हेड्स, ये डिविजनल हेड्स यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इनके हाथों में बहुत ही माइनर डिसीजंस दिए हुए थे। 1991 से पहले वो इस सेंट्रलाइज मॉडल को ही फॉलो कर रही थी और काफ़ी सक्सेसफुल थी। पर जैसे ही 1991 के बाद लिबरलाइज्ड हुआ हमारा मार्केट इंडिया का और अलग अलग कंट्रीज़ की कंपनीज़ जो हैं हमारे देश में एंटर करने लगी, तो उनकी जो वो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गई और काफ़ी ज़्यादा डगमगा गई, ठीक है। अब यहाँ पे 1991 से पहले इस मॉडल ने उन्हें सर्व किया कंपनी को और कंज्यूमर्स को भी, लेकिन अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अब कंपनी को अपने स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि पूरा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से पहले जो वो मॉडल फॉलो कर रही थी वो फिर भी ठीक था, लेकिन अब जब 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए
तो उसके बाद अब उन्हें अपने जो स्ट्रक्चर है और अपनी जो पॉलिसीज़ है उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा या उन्हें भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब दो क्वेश्चंस इसमें पूछे हैं। विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर XYZ लिमिटेड, यानी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सूटेबल रहेगा XYZ लिमिटेड के लिए। तो देखो, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखी है जिससे आप समझ जाओगे दैट ये जो XYZ कंपनी थी ये ग्रो कर रही थी साइज़ में, और जब भी ग्रो करने की बात होती है किसी भी कंपनी की तो एक ही स्ट्रक्चर सबसे सूटेबल माना जाता है, जो है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर ज़्यादा सूटेबल माना जाएगा इंस्टीड ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि कंपनी अब क्या कर रही है, ग्रो कर रही है अपने साइज़ में। कॉस्मेटिक्स के अलावा मे बी वो और डाइवर्सिफिकेशन करें, तो इसलिए डिविजनल स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका आंसर होगा। व्हाट कॉन्सेप्ट कंपनी हैज़ टू अप्लाई टू ब्रिंग चेंजेस, किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की ज़रूरत है कंपनी को अगर उन्हें चेंजेस लाने हैं, यानी कि अगर कंपनी को अपने आप को रिफॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो पहले वो सेंट्रलाइज मॉडल को फॉलो करती थी, हमने पढ़ा था, अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज मॉडल, यस, डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि अपने डायरेक्टर्स और डिविजनल हेड्स और सुपरिंटेंडेंट या लोअर लेवल को सबको अथॉरिटीज़ बांटनी पड़ेंगी ताकि काम थोड़ा सिंपलर हो जाए और साथ साथ डीले ना हो काम में, क्योंकि अब लिबरलाइज हुआ है जब से मार्केट, तब से बड़ी बड़ी MNCs भी आ चुकी हैं उनके कंपटीशन में, तो उन्हें अपने काम को भी बहुत ही सिंपलर करना पड़ेगा और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से करना पड़ेगा, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन की हेल्प से हो सकता है। ठीक है, तो वेरी वेरी गुड केस स्टडी, और काफ़ी अच्छी केस स्टडी है, और इससे पहले ये आ भी चुकी है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर एक बार वापस गो थ्रू करो और बार बार वीडियो को देखो पॉज करके, या फिर एक बार देख ली तो एक और बार समझने की कोशिश करो अगर आपको समझ ना आए। ठीक है ना, तो ऐसे इसको एक या दो बार देखो और उससे आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, और शायद आप समझ जाओगे कि हाँ, इस लाइन की वजह से केस स्टडी के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स वाज डूइंग गुड बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि एक कंपनी थी जो मैन्युफैक्चर कर रही थी सॉफ्ट ड्रिंक्स को, और काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस चल रहा था बहुत सालों से। इट हैड चेंज हैपन ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, पर उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा चेंज आया एनवायरनमेंट में चेंजेस आने की वजह से। एंड विद द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन द फील्ड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, और जब से मल्टीनेशनल कंपनीज आई सॉफ्ट ड्रिंक्स की फील्ड में तो उनकी परफॉर्मेंस में चेंज आने लगा। Now the company was not able to handle the pressure of MNCs, therefore the company now want to distribute authority to all levels of management. Write the importance of the distribution of authority. विच मीन्स कंपनी जो थी वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि MNCs आ गई थी, बड़ी बड़ी बाहर की कंपनी जो लेस कॉस्ट में सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रोवाइड कर रही थी, जिस वजह से कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी कंपनी के जो स्ट्रक्चर है और अपनी कंपनी का जो हम अभी तक पॉलिसी फॉलो कर रहे थे उसे चेंज करें। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट करा जाए अथॉरिटी को सारे लेवल्स पे मैनेजमेंट के। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, नेम द कॉन्सेप्ट अप्लाइड हियर एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, इस लाइन से समझ आ गया होगा, अथॉरिटी टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कंपनी कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रही है, डिसेंट्रलाइजेशन। और सेकंड क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस बताओ। तो ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, डीले नहीं करता, काम को टाइम से कंप्लीशन करवाता है, क्योंकि जब आप अथॉरिटी को बांट देते हो तो उससे बर्डन जो होता है वो टॉप लेवल का कम हो जाता है, जिससे काम अच्छे से होता है। ठीक है, मोर अथॉरिटी टू लोअर लेवल, ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी लोअर लेवल को। आप ये भी कह सकते हो, शो द पोटेंशियल ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, पोटेंशियल को भी दिखाता है सबॉर्डिनेट्स के डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि उन्हें भी अथॉरिटी मिलती है, तो ये भी दिखता है कि कौन से सबॉर्डिनेट्स कितने अच्छे से अपनी अथॉरिटीज़ का यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, ग्रोथ में भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को। सो ये 3 से 4 आप कम से कम इंपॉर्टेंस इसमें लिख सकते हो, जितने भी आपने पढ़े या जो मैंने बताया आपको। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 3। मिसेस सोफिया इज़ द मार्केटिंग हेड ऑफ MNC. In a departmental meeting, she asked one of her subordinate, Miss Kiran, to take charge of company's new office in Singapore. मिसेस सोफिया जो है वो मार्केटिंग हेड है एक मल्टीनेशनल कंपनी की। एक डिपार्टमेंटल मीटिंग होने वाली थी, उन्होंने अपनी एक सबॉर्डिनेट को कहा जिनका नाम मिस किरण था कि आप मेरी तरफ से
जो कंपनी का एक नया ऑफिस खुला है सिंगापुर में, उसको संभाल लो, यानी कि उसका चार्ज ले लो, उसे आप हैंडल करो मेरी तरफ से। यानी कि मिसेस सोफिया सुपीरियर हैं किसकी, मिसेस किरण की, लेकिन उन्होंने इन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप मेरा जो नया सिंगापुर का ऑफिस है हमारी कंपनी का, आप मेरी तरफ से उसे संभालो, ठीक है। मिसेस सोफिया ग्रांट्स नेसेसरी अथॉरिटी टू मिस किरण टू टेक कंप्लीट चार्ज ओवर 2 months एंड ऑल्सो टेक फीडबैक ऑफ मिसेस किरण वर्क। अब मिसेस सोफिया ने सारी नेसेसरी अथॉरिटी, यानी कि जितनी भी ज़रूरी अथॉरिटी थी, वो सारी अथॉरिटी मिस किरण को दे दी। किसने, मिस सोफिया ने, ताकि वो सिंगापुर में जो ऑफिस है उसको संभाल सके 2 महीने तक के लिए। और साथ साथ मिसेस सोफिया जो मिसेस किरण की परफॉर्मेंस थी उसका भी फीडबैक लेती रही। अब मिसेस सोफिया रियलाइज दैट मिसेस किरण इज़ नॉट डूइंग हर वर्क एज़ पर एक्सपेक्टेशन। अब मिसेस सोफिया ने जब फीडबैक लिया लगातार 2 महीनों तक उनका, तो मिसेस सोफिया को ये लगा और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मिसेस किरण वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं जैसी उनसे एक्सपेक्ट की गई थी। So she decides to take away the authority from her and redelegate to Mrs. दिशा। फिर उसके बाद मिसेस सोफिया ने सोचा कि जब मिसेस किरण अच्छा काम नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने जो सारी अथॉरिटी मिस किरण को दी थी सिंगापुर के ऑफिस को कंट्रोल करने की, वो अथॉरिटी उन्होंने रीडेलीगेट करी। रीडेलीगेट का मतलब है वापस डेलीगेट किया, पहले मिस किरण को, अब किसको किया, मिसेस दिशा को। ड्यू टू दिस चेंज ओवर इन मैनेजर एट दैट ऑफिस, यानी कि अब चेंज हो गया मैनेजर। पहले कौन थी, मिसेस किरण थी, अब कौन हो गई, मिसेस दिशा, क्योंकि मिसेस दिशा को रीडेलीगेट कर दी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। द वर्क सफ़र्स अ लॉट, अब काम और भी बेकार होने लग गया। एंड द कंपनी इज़ नॉट एबल टू मीट द डिज़ायर्ड गोल, और अब कंपनी अपने गोल को भी अचीव नहीं कर पा रही थी। यानी कि जब से मिसेस दिशा को अथॉरिटी दी, तो उसके बाद से तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी ख़राब और ना ही वो अपने गोल को अचीव कर पा रही थी। नाउ यहाँ पे अब 4 क्वेश्चंस दिए हैं इस केस स्टडी के बेस पे जो आपको बताने हैं, जिनके आंसर्स। फर्स्ट, कैन मिस किरण बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट मीटिंग द वर्क अलॉटेड टू हर। क्या हम बोल सकते हैं कि मिसेस किरण रिस्पॉन्सिबल थी अपने काम को पूरा करने के लिए, मतलब जो वो अपने काम को ढंग से नहीं कर पाई उसके लिए क्या मिसेस किरण ही रिस्पॉन्सिबल थी? तो आपको क्या लगता है, येस या नो? सो इट इज़ ऑब्वियसली येस, क्योंकि मिस किरण को वो सारी अथॉरिटी दी गई थी जो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए रिक्वायर्ड थी, जो कि मिसेस सोफिया द्वारा उन्हें दी गई थी। लेकिन फिर भी मिसेस किरण अपनी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं रख पाई। इसका मतलब यहाँ पे टोटली किसकी मिस्टेक है, मिसेस किरण की। तो मिसेस किरण रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो येस मिसेस किरण इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट मीटिंग द वर्क अलॉटेड टू हर, यानी कि जो काम उन्हें दिया गया था उन्हें पूरा करने के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि पूरा ना कर पाने के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज़ मिसेस किरण सपोज टू गिव रेगुलर फीडबैक टू मिस सोफिया, यानी कि क्या ज़रूरत थी कि मिस किरण हमेशा एक फ़ीडबैक दें किसको, मिस सोफिया को। तो क्या ये ज़रूरी था, और क्या इसका आप आंसर बताइए। तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली येस, क्योंकि मिस सोफिया जो थी वो सुपीरियर थी और मिस किरण जो थी वो मिस सोफिया की सबऑर्डिनेट थी। मिस सोफिया ने अपनी अथॉरिटी मिस किरण को दी थी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सिंगापुर के ऑफिस को संभालने की, और साथ साथ सारी नेसेसरी अथॉरिटी दी थी। लेकिन यही बात है कि आपको पता है कि जब भी डेलीगेशन किया जाता है काम का, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, फिर उसको पूरा करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है, और फिर अकाउंटेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो मिस किरण ऑफ कोर्स अकाउंटेबल होंगी किनको, मिस सोफिया को, अपनी परफॉर्मेंस का एक पूरा ब्यौरा देने के लिए। यानी कि अगर मिस सोफिया ने कुछ बिलीव करके इनको कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो इन्होंने उस पर ये खड़ी उतरी या नहीं, ये इन्हें जवाब देना पड़ेगा, किसको, मिस सोफिया को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। तो इसका आंसर आप ये बोल सकते हो, येस इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट मिस किरण गिव रेगुलर फीडबैक टू मिस सोफिया बिकॉज मिस सोफिया do delegation of her work, therefore accountability is automatically created by Miss Kiran to Miss Sophia about her work. Okay, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कैन मिसेस सोफिया टेक बैक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी गिवन टू
गिवन टू हर एंड रीडेलीगेट दैट। अब ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा ट्रिकी है, जो बच्चों ने अभी तक शायद पढ़ा ना हो कि रीडेलीगेशन भी हो सकता है क्या या नहीं। तो क्या मिसेस सोफिया ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस ली मिस किरण से, वो कर सकती थी क्या? और उसे वो उन अथॉरिटी को वापस लेके क्या वो अब किसी और को दे सकती हैं? विच मीन्स सिंपल क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रीडेलीगेशन क्या एक तरीके से सही है करना एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप लोगों को भी इसमें कन्फ्यूजन होगी क्योंकि आपने भी रीडेलीगेशन कभी सुना नहीं होगा या आपको भी पता नहीं होगा कि क्या ऐसा कर सकता है कोई मैनेजर। तो बिल्कुल कर सकता है। विच मीन्स अगर आप ये समझो कि किसी एक सुपीरियर ने, ठीक है, किसी एक सुपीरियर ने कुछ डेलीगेशन किया वर्क का, और डेलीगेशन के कारण इस सुपीरियर ने इस सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी दी, ठीक है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। और मान लो ये उसकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा, यानी कि उसने उस तरीके का काम उसे नहीं करके दिखाया। तो इस केस में ये जो सुपीरियर है ना, ये सुपीरियर ये अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर वापस ले सकता है डिसीजन मेकिंग की, और चाहे तो उन्हें रीडेलीगेट यानी कि किसी और को दे सकता है। तो ये पॉसिबल है और ये एक राइट बनता है सुपीरियर का। एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आप सभी जानते हो, अथॉरिटी क्या होती है? पावर होती है डिसीजन लेने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन होता है एक सबऑर्डिनेट का जो उसे पूरा करना होता है। अथॉरिटी जो होता है उसका जो होता है डाउनवर्ड फ्लो होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है अथॉरिटी जो होती है उसका डाउनवर्ड फ्लो होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसका अपवर्ड फ्लो होता है। अथॉरिटी जो है वो फुल्ली डेलीगेटेड होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली डेलीगेटेड नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंस लिख सकते हो, बुक में दिए हुए हैं, मैंने भी आपको बता दिए तीन तो यहीं पे काफ़ी इंपॉर्टेंट। सो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करो क्योंकि तभी सारे नोटिफिकेशंस आएंगे वीडियो के। और लगातार बहुत मेहनत चल रही है आप सब बच्चों के लिए ताकि आप बिज़नेस स्टडीज़ को भी एक मतलब आप हिट द डेक और जिसे कहते हैं ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड एक स्कोर ला सको जो आप चाहते हो उस सब्जेक्ट के अंदर। तो पूरी मेहनत चल रही है मेरी तरफ से, तो यार प्लीज़ आप भी अपनी तरफ से थोड़ा अप्रिसिएशन शो करो और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ साथ उसे शेयर करो व्हाट्सएप के थ्रू, हर जगह थ्रू, और वीडियोस को डालो चाहे आप कैसे भी, यार सपोर्ट शो करो। ठीक है, क्योंकि इतना सब आपके लिए हो रहा है। अगस्त में सारा सिलेबस ख़त्म कर दिया है, सारे चैप्टर्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट जाके देख लो, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। और साथ साथ अब केस स्टडी प्लेलिस्ट भी है, वो भी बन चुकी है। तो उनमें भी आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके अभी हम ऑर्गेनाइजिंग पे हैं वहाँ तक की सारी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ मिल जाएंगी जो पिछले साल आई हैं या उससे पहले कहीं आई हैं या किसी स्टेट बोर्ड में आई हैं। ठीक है, तो फिर प्लीज़ जाके करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और अपने दोस्तों को भी बताओ ज़रा चैनल के बारे में। ठीक है, सो ओके बाय एंड स्टडी हार्ड।